Hello everyone, welcome to my channel Learners Table. Yes, we have changed our channel name from Learning Coach to Learners Table because of some reasons. Now our channel name is Learners Table, and in this video we are going to learn that what are the determinants of curriculum. डिटर्मिनेंट्स को हिंदी में निर्धारक कहा जाता है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि करिकुलम के निर्धारक क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार डिटर्मिनेंट्स कहते किनको हैं, निर्धारक जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे करिकुलम डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। द डेफिनेशन सेज द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इन सम वे और द अदर द प्रोसेस ऑफ करिकुलम मेकिंग एज वेल एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम। बेसिकली जो करिकुलम डिटर्मिनेंट्स हैं, जो निर्धारक है करिकुलम के, वो क्या हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे कारक हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे करिकुलम को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन भी कहती है कि जो ऐसे फैक्टर्स जो कि क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, किसको प्रभावित कर रहे हैं, हमारे करिकुलम मेकिंग के प्रोसेस को या फिर करिकुलम के इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस को जो फैक्टर्स प्रभावित कर रहे हैं उन्हीं को हम कहेंगे करिकुलम डिटर्मिनेंट्स। यही जो करिकुलम डिटर्मिनेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, बेस होते हैं हमारे करिकुलम का। इन्हीं के आधार पे क्या होता है, हमारा करिकुलम डिसाइड होता है। ठीक है, आप इन्हें चाहें तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम कहें या फिर बेसिस ऑफ करिकुलम, दोनों एक ही हैं। ठीक है, जो मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं करिकुलम के, या फिर आप कहिए कि जो मेजर बेसिस ऑफ करिकुलम है, वो यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं। वो बेसिकली 6 हैं, जिसमें कि पहला है फिलोसफिकल, दूसरा है सोशियोलॉजिकल, तीसरा है साइकोलॉजिकल, फोर्थ इज साइंटिफिक, फिफ्थ इज पॉलिटिकल एंड सिक्स्थ इज इकोनॉमिक। इस वीडियो में हम इन्हीं को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिलोसफिकल डिटर्मिनेंट को। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, फिलोसफी डिफाइंस द गोल ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन ट्राइज टू अचीव दैट गोल विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब है कि जो हमारी फिलोसफी है, जो हमारा दर्शन है, वो क्या करता है, हमारी लाइफ का, हमारे जीवन का एक गोल सेट करता है। ठीक है, और हमारी जो एजुकेशन है वो क्या करती है, वो करिकुलम की मदद से इस गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, फिलोसफी क्या कर रहा है, गोल डिसाइड कर रहा है, और एजुकेशन इस गोल को अचीव करने में हेल्प कर रही है विद द हेल्प ऑफ करिकुलम। इस पॉइंट को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इस एग्जांपल में हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, एक है स्टूडेंट ए और दूसरा है स्टूडेंट बी। जो स्टूडेंट ए है उसको बड़े होके इंजीनियर बनना है, और जो स्टूडेंट बी है उसको बड़े होके क्या करना है, म्यूजिशियन बनना है। अगर स्टूडेंट ए को यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो उसको क्या होना पड़ेगा, इस रास्ते से होके गुजरना पड़ेगा। और अगर सिमिलरली स्टूडेंट बी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो उसको क्या करना होगा, इस ट्रैक को फॉलो करना होगा। जो स्टूडेंट ए है, अगर उसको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, यानी कि उसे स्टूडेंट से अगर इंजीनियर बनना है, तो उसको क्या करना होगा, उसको 12th में क्या करना होगा, मैथ्स लेनी पड़ेगी उसे। ठीक है, प्लस उसको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, और ग्रेजुएशन किससे करेगा, वो बीटेक करेगा ग्रेजुएशन में। प्लस क्या होगा, उसके साथ साथ कुछ वो स्किल्स डेवलप करेगा अपनी। ठीक है, जो कि उसको हेल्प करेंगी इंजीनियरिंग में। ये सब चीज़ें जब वो करेगा तभी जाके वो इंजीनियर कहलाएगा। ठीक है, तभी वो इंजीनियर बन पाएगा। यही जो ट्रैक है जिसमें क्या कर रहा है, वो मैथ्स सीख रहा है, बीटेक कर रहा है, स्किल डेवलप कर रहा है, यही हमारा क्या है, करिकुलम है। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, करिकुलम कहलाता है। सिमिलरली अगर इस बच्चे को म्यूजिशियन बनना है तो इसे क्या करना होगा, 12th में इसे आर्ट्स लेनी पड़ेगी। ठीक है, प्लस क्या करना होगा, इसको म्यूज़िक में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, इसे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ना म्यूज़िक की, तभी जाके ये म्यूजिशियन बनेगा। ठीक है, इसके लिए ये ट्रैक डिसाइड है, इसके लिए ये ट्रैक डिसाइडेड है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर इसको इंजीनियर बनना है तो ये आर्ट्स के ट्रैक में चल के इंजीनियर तो बनेगा नहीं, और ना ही अगर इसको म्यूजिशियन बनना है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये इंजीनियरिंग के ट्रैक में चल के म्यूजिशियन बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ से हम क्या समझ पा रहे हैं कि हर एम के लिए क्या होता है, एक स्पेसिफिक ट्रैक डिज़ाइंड होता है। ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए अलग ट्रैक बना हुआ था जिसको हमने क्या कहा, करिकुलम कहा। सेम क्या है, जो म्यूज़िक के लिए क्या है, एक अलग ट्रैक डिफाइन होगा, इसको आर्ट्स लेना पड़ेगा, म्यूज़िक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और इसके लिए यही क्या हो जाएगा, करिकुलम हो जाएगा। यही जो पाथ है, जिस ट्रैक की हम बात कर रहे हैं, यही क्या हो जाएगा, करिकुलम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ये इंजीनियर था और जो ये म्यूजिशियन था, ये क्या थे, हमारे एम थे। इन स्टूडेंट्स ने क्या किया था, अपने अपने एम डिसाइड किए थे, और इस एम को अचीव करने में कौन मदद कर रहा था, हमारा करिकुलम हेल्प कर रहा था। ठीक है, क्योंकि इंजीनियर बनने के लिए डिफरेंट करिकुलम होगा, सेम म्यूजिशियन बनने के लिए डिफरेंट करिकुलम होगा। सिमिलरली कुछ इसी तरीके से हमारी फ़िलॉसफी भी काम करती है। ठीक है, जो हमारी फ़िलॉसफी होती है, फ़िलॉसफी जो हमारी होती है वो क्या करती है, कुछ एम डिसाइड करती है लाइफ की। ठीक है, और इस एम को अटेन करने में एजुकेशन हमारी हेल्प कर रहा है,
और एजुकेशन की हेल्प कौन कर रहा है? करिकुलम कर रहा है। ठीक है, हम करिकुलम कैसे फॉलो करेंगे? जब हम एजुकेशन ले रहे होंगे तभी तो हम करिकुलम फॉलो करेंगे। ठीक है, करिकुलम किसके लिए बना होता है? एजुकेशन के लिए तो बना होता है। ठीक है, तो जो हमारी फ़िलॉसफ़ी होती है वो क्या करती है? एक एम डिसाइड करती है, और इस एम तक पहुंचने के लिए हमें एजुकेशन हेल्प करती है। और एजुकेशन किसकी हेल्प लेती है? करिकुलम की हेल्प लेती है। जैसे कि आपने आइडियलिज्म पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो आइडियलिज्म है, जो आदर्शवाद है, वो क्या मानता है कि जो परम उद्देश्य है, जो ये एम है लाइफ का, वो क्या है? सैल्वेशन है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग जो मनुष्य है उसका परम उद्देश्य क्या है उसके जीवन का? कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो मोक्ष की प्राप्ति उसको कब होगी? जब उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, जब वो खुद को समझेगा कि वो कौन है। ठीक है, तब जाके उसे मोक्ष प्राप्त होगा। सो उसको क्या होना पड़ेगा? एजुकेट होना पड़ेगा, शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, खुद को जानना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है? उसी तरीके का करिकुलम डिज़ाइन होगा। प्राचीन भारत में क्या चलता था? आइडियलिज्म चलता था उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता था? गुरुकुल सिस्टम हुआ करते थे। वहाँ पे क्या होता था? मोक्ष की प्राप्ति को ही परम उद्देश्य माना जाता था। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो करिकुलम था उसी हिसाब से डिज़ाइन था। उस टाइम पे क्या होता था? बच्चे वेदास पढ़ते थे, उपनिषद पढ़ते थे, मेडिटेशन करते थे। ठीक है, और जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं, यज्ञ, पूजा, हवन, ये सब होते थे। ठीक है, क्यों होते थे? क्योंकि जो एम था वो उसी तरीके से डिसाइड था। मोक्ष की आपको प्राप्ति करनी है, तो मोक्ष की प्राप्ति अगर आपने एम बना लिया है तो आपका जो करिकुलम में जो एक्टिविटीज़ होंगी वो उसी से रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो फिलॉसफी है वो क्या कर रही है? एम डिसाइड कर रही है, और जैसा एम होगा वैसा ही क्या होगा? आपका करिकुलम होगा। जैसे आजकल का जो करिकुलम है उसमें तो हम वेदास वगैरह, उपनिषद या किसी धर्म की किताबें नहीं पढ़ते ना। ठीक है, क्योंकि आज हम आइडियलिस्टिक फिलॉसफी को नहीं फॉलो कर रहे हैं। ठीक, आजकल हम रियलिज्म को फॉलो करते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा हम बिलीव करते हैं, हम इस फिजिकल वर्ल्ड पे आजकल ज़्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, तो आजकल की फ़िलॉसफीज़ के क्या हैं? एम भी अलग हैं, एम अलग है, इस वजह से हमारा करिकुलम भी डिफरेंट है। ठीक है, सो यही बात जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो फ़िलॉसफी होती है वो क्या करती है? लाइफ के गोल सेट करती है। जैसे हमने कहा कि जो फ़िलॉसफी है वो क्या कर रही है? एम डिसाइड कर रही है, गोल सेट कर रही है लाइफ का। ठीक है, और जो एजुकेशन क्या करता है? उसको अचीव करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ करिकुलम। हमने पढ़ा जैसी फ़िलॉसफी होगी वैसा ही एम होगा, और जैसा एम होगा वैसा ही करिकुलम होगा। ठीक है, सो इस पॉइंट से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो फ़िलॉसफी है वो कैसे इफ़ेक्ट कर रही है करिकुलम को। अगर एम ही डिसाइड नहीं करेगी फ़िलॉसफी तो करिकुलम आप कैसे डिज़ाइन करोगे? ठीक है, क्योंकि एम को ध्यान में रख के ही करिकुलम आप डिज़ाइन करोगे। जब एम ही नहीं होगा तो आप करिकुलम क्या बनाओगे? ठीक है, सो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, करिकुलम इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ गाइडिंग फिलोसफी ऑफ नेशन। तो जो हमारा करिकुलम है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, वो क्या दर्शाता है? गाइडिंग फिलोसफी ऑफ नेशन, यानी कि जो राष्ट्र है वो किस तरीके की फ़िलॉसफी को फॉलो कर रहा है, ये करिकुलम शो करता है। जैसे कि जब हमने बोला कि प्राचीन भारत में क्या था, करिकुलम के अंदर क्या क्या आता था? हम वेदास पढ़ते थे, उपनिषद पढ़ते थे, मेडिटेशन उस वक्त कराया जाता था, वहाँ पे जो यज्ञ, हवन, इस तरीके की चीज़ें हुआ करती थी। तो यहाँ से हमें एक आइडिया हो रहा है कि उस टाइम पे जो फ़िलॉसफी थी वो कैसी थी? आइडियलिस्टिक थी। ठीक है, यानी कि जो थॉट प्रोसेस है लोगों का वो धर्म के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। ठीक है, सो करिकुलम से हमें ये आइडिया हो पा रहा है ना कि फ़िलॉसफी कैसी है? रिलीजन बेस्ड है। आजकल तो हम वो करिकुलम फॉलो नहीं करते, आजकल तो हम किसी धर्म ग्रंथ की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं अपने स्कूल्स में। ठीक है, हमारा आजकल का जो करिकुलम है वो इंडिया को एज अ सेक्युलर कंट्री रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर आजकल का हम करिकुलम उठा के देखें तो हमें पता चलता है कि जो इंडिया है वहाँ पे क्या है? डेमोक्रेसी को फॉलो किया जा रहा है। सो जो करिकुलम है वो क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो बता रहा है कि किसी भी कंट्री में, किसी भी नेशन में इस वक्त किस तरीके की फ़िलॉसफी को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, philosophical ideas have evolved over time and curriculum has also changed as philosophical ideas have developed। तो देखिए हमने बोला था कि जो फिलॉसफी होती है वही क्या करती है? गोल सेट करती है। अब जैसे जैसे टाइम के साथ फिलॉसफी बदलेगी तो क्या होगा? गोल ऑफ लाइफ भी बदलेंगे, और गोल ऑफ लाइफ बदलेंगे तो उससे क्या होगा? उसके साथ साथ हमारा करिकुलम भी चेंज होगा। सो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे फ़िलॉसफीज़ बदली हैं वैसे वैसे क्या हुआ है? हमारा करिकुलम भी बदला है। जैसे पहले आइडियलिज्म था, उसके बाद नेचुरलिज्म था, रियलिज्म आया, प्रैग्मैटिज्म आया, एग्जिस्टेंशियलिज्म आया, कंस्ट्रक्टिविज्म आया। ठीक है, आजकल के टाइम पे कंस्ट्रक्टिविज्म को ज़्यादा
फोकस किया जाता है, इसको ज़्यादा फॉलो किया जाता है। ठीक है, सो क्या हो रहा है, जैसे जैसे फिलॉसफीज़ बदल रही हैं वैसे वैसे क्या होगा, करिकुलम भी बदलता रहता है। ठीक है, सो इन पॉइंट्स आप समझ पा रहे हो कि जो हमारी फिलॉसफी है वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है करिकुलम को। ठीक है, सो सेकंड जो डिटर्मिनेंट है वो है सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, और इसमें पहला पॉइंट कहता है सोसाइटी हैज़ इट्स ओन एक्सपेक्टेशन अबाउट द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट शुड बी कंसिडर व्हेन डिज़ाइनिंग द करिकुलम। देखिए, हर जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसकी क्या है, अपनी कुछ ज़रूरतें होती हैं, अपनी कुछ नीड्स होती हैं। सो वो जो नीड्स हैं सोसाइटी की, उनका करिकुलम में मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। अब वो क्यों होनी चाहिए करिकुलम में, वो इसलिए होनी चाहिए ताकि अगर वो जब वो करिकुलम में मेंशन की जाएंगी, करिकुलम में रखी जाएंगी, तभी बच्चे उन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे कि अच्छा हमारी सोसाइटी के ये नीड्स हैं, तभी वो क्या करेंगे, उन नीड्स को फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे भविष्य में। ठीक है, सॉल्यूशन निकालेंगे कि जिससे कि क्या हो, वो जो नीड्स हैं, वो जो ज़रूरतें हैं उनके समाज की, वो पूरी की जा सकें। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, जो सोसाइटी है वो एक मेजर रोल प्ले कर रही है करिकुलम फॉर्मेशन में, क्योंकि करिकुलम के अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, सोसाइटी की नीड्स। ठीक है, और जैसे जैसे ये नीड्स बदलती रहती हैं, जैसे जैसे सोसाइटी में डेवलपमेंट होते रहते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, करिकुलम में भी डेवलपमेंट होते रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे नीड्स बदलेंगी सोसाइटी की, वैसे वैसे करिकुलम भी बदलेगा। सेकेंड पॉइंट है द सोशल आस्पेक्ट ऑफ करिकुलम हेल्प्स चिल्ड्रन टू एडप्ट टू सोसाइटी। सो जो सोशल आस्पेक्ट अगर करिकुलम में रखे जाएंगे तो उससे क्या होगा, बच्चे इजीली एडप्ट कर पाएंगे अपनी सोसाइटी में, इजीली क्या होगा, वो घुल मिल पाएंगे अपनी सोसाइटी में। अगर सोशल आस्पेक्ट को रखा जाएगा तो बच्चे क्या होंगे, इजीली अपनी सोसाइटी को समझ पाएंगे। ठीक है, उन्हें समझ पाएंगे कि किस तरीके के नॉर्म्स जो है उनकी सोसाइटी फॉलो कर रही है, क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशन है। सो उस तरीके से वो अपने आप को क्या करेंगे, ढाल पाएंगे इजीली। ठीक है, सो इस वजह से क्या है, जो सोसाइटी है वो एक मेजर रोल प्ले कर रही है करिकुलम के डेवलपमेंट में या करिकुलम के फॉर्मेशन में। ठीक है, थर्ड है सोशल इश्यूज नीड टू बी एड्रेस इन द करिकुलम। सो ये कहता है कि जो करिकुलम है उसमें क्या होना चाहिए, सोशल इश्यूज़ को भी डिस्कस किया जाना चाहिए, जैसे कि जो दहेज प्रथा है या फिर जो भ्रूण हत्या वाले केसेस हैं, इनको भी क्या होना चाहिए, डिस्कस किया जाना चाहिए करिकुलम में। जिससे क्या होगा, बच्चे समझेंगे कि हमारी सोसाइटी में किस तरीके की मान्यताएँ हैं जिनका दूर होना बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी सोसाइटी के लिए। ठीक है, जब बच्चे समझेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं तभी तो वो सोल्यूशंस निकाल पाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है सोशल कंसिडरेशन इज मस्ट फॉर करिकुलम टू बी प्रिजर्व द कल्चर एंड हेल्प इन द ट्रांसफ़र ऑफ इट टू नेक्स्ट जनरेशन। सो सोशल कंसिडरेशन इसलिए भी होना चाहिए ताकि क्या हो, जो कल्चर है सोसाइटी का, जो ट्रेडिशंस हैं सोसाइटी के, वो बच्चे समझें और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या कर सकें, पास ऑन कर सकें। ठीक है, अगर बच्चे अपने कल्चर को समझेंगे नहीं, ट्रेडिशन को समझेंगे ही नहीं, तो हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो प्रिजर्व नहीं रह पाएगा। ठीक है, वो विलुप्त हो जाएगा। सो नेक्स्ट जो हमारा थर्ड डिटर्मिनेंट है वो है साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। ये कहता है करिकुलम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटीज़, एबिलिटीज़, इंटरेस्ट, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो ये कहता है जो हमारा करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। मीन्स चाइल्ड, बच्चे की क्या कैपेसिटीज़ हैं, उसकी क्या एबिलिटीज़ हैं, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट कितना हुआ है, उसका मेंटल स्टेटस कैसा है, इसके आधार पर ही क्या होना चाहिए, करिकुलम डिज़ाइन होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है करिकुलम शुड बी लिंक्ड विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब देखिए, कोई भी दो इंसान एक जैसे तो हो नहीं सकते। ठीक है, कुछ ना कुछ अंतर होगा। भले ही अगर दो ट्विन्स हैं, जुड़वा बच्चे हैं, तो भी उनमें बहुत से अंतर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं दोनों इक्वली इंटेलिजेंट हो। ठीक है, सो मीन्स हर कोई क्या है, एक दूसरे से अलग है। सो हर किसी की क्या होंगी, नीड्स भी अलग अलग होंगी। मान लीजिए एक 30 बच्चों की क्लास है, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ही हों। उसमें क्या होंगे, कुछ फास्ट लर्नर्स भी होंगे, कुछ मीडियोकर्स भी होंगे, कुछ स्लो लर्नर्स भी होंगे। तो करिकुलम बनाते समय इन बातों का ख्याल रखा जाए, इस तरीके का करिकुलम बनाया जाए जो कि स्लो लर्नर के लिए भी ईजी पड़े, फास्ट लर्नर के लिए भी ईजी पड़े और एवरेज स्टूडेंट्स के लिए भी ईजी हो। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट कहता है साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन हेल्प्स टीचर्स टू बी अवेयर ऑफ द स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस ऑफ लर्नर्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये कहता है कि जो साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन है, यानी कि जो साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है, वो हेल्प करता है टीचर को
बच्चे की स्ट्रेंथ को समझने में और बच्चे की लिमिटेशंस को समझने में। अगर टीचर को ऑलरेडी पता होगा कि बच्चे की स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, बच्चे की लिमिटेशंस क्या क्या हैं, सो वो उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को ट्रीट करेगा। ठीक है, अगर वो समझता है कि बच्चा स्लो लर्नर है तो वो क्या करेगा, कई एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चे को समझाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर वो समझता है कि जो बच्चा है वो फास्ट लर्नर है तो क्या करेगा वो, तो टीचर क्या करेगा, उसको कई एक्टिविटीज़ में एंगेज रखेगा स्टूडेंट को। ठीक है, कई असाइनमेंट्स देगा, माइंड बूस्टिंग असाइनमेंट्स उसको देंगे ताकि क्या हो, बच्चा बोर ना हो जाए। सो साइकोलॉजी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है टीचर को बच्चे की लिमिटेशंस को समझने में, उसकी स्ट्रेंथ को समझने में। और जब टीचर को ये ऑलरेडी पता होगा कि बच्चे की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, तो वो क्या कर पाएगा, एक इफ़ेक्टिव लर्निंग दे पाएगा बच्चे को। ठीक है, सो फोर्थ है साइंटिफिक डिटर्मिनेंट, इसको आप टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं। ये कहता है मेकिंग इफेक्टिव यूज़ ऑफ ICT एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़ हेल्प्स टू फुलफिल द एम्स ऑफ एजुकेशन ईजिली। तो ये कह रहा है कि अगर हम ICT का यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अगर इफेक्टिव यूज़ करते हैं, या फिर जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो डेवलप हो रही हैं अगर उनको हम यूज़ करते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में, तो उससे क्या होगा, जो एम ऑफ एजुकेशन है उनको हम ईजिली गेन कर सकते हैं। मीन्स ओवरऑल ये कहना चाहता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे एजुकेशन प्रोसेस को क्या करेंगी, बहुत ज़्यादा ईजी बना देंगी और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना देगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन प्रोवाइड्स अ फ्लेक्सिबल मेथड ऑफ असेसमेंट दैट टेस्ट द वेरियस स्टूडेंट कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल। सो ये कह रहा है कि जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को ईजिली असेस कर सकते हैं। अब वो कैसे, पहले के टाइम पे जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, उस टाइम पे क्या होता था, टीचर्स को कई बड़े बड़े रजिस्टर्स मेंटेन करने होते थे जिसमें कि बच्चे की ऑल ओवर साल की परफॉर्मेंस जो होती थी वो रिकॉर्ड होती थी। लेकिन आज के टाइम पे ये सारा डेटा हम कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे खोल के हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं साल भर उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है स्टूडेंट की। सो ये वेरी इजीली हम कर सकते हैं आज की डेट में। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट है इट मेक्स लर्निंग मोर एक्सेसिबल। सो ये कह रहा है कि जो हमारा टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है इसकी वजह से क्या होता है, जो लर्निंग होती है वो ज़्यादा एक्सेसिबल बन पाती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो लर्निंग है वो पहुंच पा रही है आज की डेट में। वो किसकी वजह से हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी की बदौलत। ठीक है, थर्ड है ई बुक्स हैव रिप्लेस फिजिकल बुक्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हैं उन्होंने रिप्लेस कर दिया फिजिकल बुक्स को। ठीक है, आज हमारे पास कई सारा कंटेंट जो है वो गूगल पे अवेलेबल है। ठीक है, हम नेट से स्टडी कर सकते हैं कई चीज़ें। सो ये सारी चीज़ें क्या हैं, साइंटिफिक डिटर्मिनेंट के अंदर आती हैं। सो क्या हो रहा है कि ये जो साइंटिफिक डिटर्मिनेंट्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये जो नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे करिकुलम को। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, हमारा जो करिकुलम है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा इफेक्टिव बन पा रहा है। हम एजुकेशन के जो एम है उनको बहुत ईजीली गेन कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट। सो ये कहता है Political determinant helps to develop democratic values of social justice, equality, fundamental right and duties. So ये कहता है कि जो पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट है वो क्या करता है, हेल्प करता है बच्चों के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ डेवलप करने में, सोशल जस्टिस उनके अंदर डेवलप करने में, इक्वलिटी की भावना, फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज़ को समझने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, सो सेकेंड है पॉलिटिकल फैक्टर्स डिटरमाइन विच कोर्स विल बी टॉट, विच टीचर विल बी हायर्ड, विच बुक विल बी यूज्ड एक्सेट्रा। सो जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है किसी भी कंट्री का, वही डिटरमाइन करता है, वही निर्धारित करता है कि किस तरीके का कोर्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, स्कूल्स में किस तरीके के टीचर्स पढ़ाएंगे, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टीचर की, ये सब क्या होता है गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है हर कंट्री की। या फिर किस तरीके की बुक्स उन्हें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, सो ये सब किस पर डिपेंड करता है, पॉलिटिक्स पर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है देश की। ठीक है, थर्ड है फंडिंग ऑफ एजुकेशन इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिक्स। देखिए जितनी भी फंडिंग आती है, ठीक है, स्कूल्स के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स या कॉलेजेस के लिए, वो कहाँ से आती है, गवर्नमेंट्स के थ्रू ही आती है। सो मीन्स जो पॉलिटिक्स है कंट्री का, जो गवर्नमेंट है कंट्री की, वो इन्फ्लुएंस करी है करिकुलम को। जो गवर्नमेंट चाहेगी वही पढ़ाया जाएगा, उसी तरीके के टीचर्स पढ़ाएंगे, उसी तरीके की टेक्स्ट बुक्स पढ़ाई जाएंगी, उसी तरीके की फंडिंग प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो जो लास्ट डिटर्मिनेंट है हमारा वो है इकोनॉमिकल डिटर्मिनेंट, और ये कहता है करिकुलम इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट आफ्टर गेटिंग एजुकेशन एन इंडिविजुअल कैन अर्न हिज ब्रेड एंड बटर। सो करिकुलम को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, जब बच्चा एजुकेशन ग्रहण कर ले पूरी, ठीक है, पूरी क्वालिफिकेशन वो गेन कर ले, तो उसके बाद क्या हो सके, वो अपने लिए एटलीस्ट ब्रेड एंड बटर अर्न कर सके, यानी कि कुछ वो अर्निंग कर सके, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उसके अंदर आ सके। इस तरीके से करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है,
सो नेक्स्ट है करिकुलम हेल्प्स टू डेवलप द प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल सो दैट दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू बिल्ड इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। सो ये कह रहा है कि जो करिकुलम है वो क्या करता है, हेल्प करता है प्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल जो एबिलिटीज़ हैं किसी भी एक इंडिविजुअल की उनको डेवलप करने के लिए। मीन्स ये कहना चाह रहा है कि ऑल ओवर जो देश की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। अगर देश की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कंट्री की, और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो जो हमारी कंट्री है वो क्या बनेगी, डेवलप्ड बनेगी। ठीक है, तो इस वजह से जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है इसको क्या रखा जाता है, करिकुलम के अंदर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारे डिटर्मिनेंट समझ में आए होंगे। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।